तो आज हम लाइव प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमें लाइव प्रोसेस का एक ओवरव्यू दे दीजिए ताकि हम इसको इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ। इसीलिए हम इस चैप्टर को ब्रीफली समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चैप्टर जो है हमारा 10th क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, मोस्ट वीवीआई है और ये चैप्टर बायोलॉजी का एक मोस्ट वीवीआई है। चलिए ठीक है, इसके साथ हम चालू करते हैं इस चैप्टर को। तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ध्यान से यहाँ पर चार जो वर्ड है उन चारों वर्ड को देखो कि कह रहा है कि जितना भी लिविंग थिंग्स है सब अपना लाइफ प्रोसेस करता है। कहने का मतलब है ऑल ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेस। जैसे सुबह हम लोग उठते हैं, सांस लेते हैं, है ना, खाना खाते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं और ग्रोथ भी होता है हमारा, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब लाइफ का एक प्रोसेस है, जो कि लाइफ प्रोसेस हम लिविंग थिंग्स करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ये सब चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा है लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, ये चारों वर्ड जो है तुमको याद रखना है, क्योंकि तुमको ये चारों वर्ड इसलिए याद रखना है, ये हेल्प करेगा तुमको जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाओगे ना, तो वहाँ पर चार पूछेगा कौन से चार लाइफ प्रोसेस हम लोग करते हैं जीवन में, ना, लाइफ में। तो ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन और सर्कुलेशन एनसीईआरटी के हिसाब से तो यही है, ठीक है। आगे देखिए, हम इसके आगे देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि all process like respiration, digestion together keeps the living organism alive, perform a job a body maintains called life process। इन चारों या इन लाइफ प्रोसेस को करना ही बॉडी का जॉब है और इसको मेंटेन करना लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला ग्रोथ, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये पांचों को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अगर लाइफ प्रोसेस में अच्छा नंबर लाना है तो इस चीज़ को तो याद रखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो होता है लाइफ का प्रोसेस होता है वो ग्रोथ है, डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है एंड एक्सक्रीशन है। अच्छा ठीक है, इसके आगे हम यही समझेंगे, लेकिन पहले एक बात बताइए, हम लोग पहले क्या है, पहले न्यूट्रिशन मतलब खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं। इसलिए यहाँ दिखा होल प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। दुनिया में सभी ऑर्गेनिज्म पहले खाता है ना, और इसलिए लिखा हुआ है द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। कैसे फूड पाएंगे? सबसे पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। अच्छा ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ हम आपको 9th क्लास में ही क्लियर कर चुके थे। जो भी 9th में हमसे पढ़े थे वो बहुत सारा चीज़ इसमें आपको दिखेगा, सिमिलर चीज़ दिखेगा। कुछ चीज़ जो आपसे बच जाएगा वो हम कर देंगे। चलिए ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, और एनिमल क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। आपको पता है कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना ओन फूड, जो खुद का खाना खुद बनाए, जो खुद का खाना क्या खुद बनाए, ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं आपको जो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे का खाना छीन कर या उसे मार कर खाता है। जो मार कर खाता है वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब, चलो 4 टाइप का आपको पता है। पहला ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स, तीसरा पैरासाइटिक, चौथा सेप्रोफाइटिक जो होता है वो मरा हुआ जीव को, मतलब डेड जीव, डेड लिविंग थिंग्स या डेड एंड डिके मैटर को खाने वाला जो होता है वो सेप्रोफाइट होता है। पैरासाइटिक जो होता है वो क्या करता है, वो जीवित लिविंग थिंग्स के अंदर, मतलब जो लिविंग थिंग्स है और वो अलाइव है उसके अंदर घुस जाता है और उसका भोजन खाने लगता है, उसको कहते हैं पैरासाइटिक। और वो हमें बीमारी काउज कर, मतलब इंजरी करता है, और उससे क्या होता है, हमें डिजीज हो जाता है। तो हमें डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैरासाइट्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, चलिए हेटेरोट्रॉप्स का मतलब हुआ जैसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे का लेकर खाते हैं, इसलिए हम लोग हुए हेटेरोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब हुआ जो अपना भोजन खुद बनाए, जैसे प्लांट्स, है ना। चलिए ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो मेरे अंदर से ये पेज आपको पूरा समझ में आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए, कैन मेक दियर ओन फूड आ गया ना, ऑटोट्रॉप्स में ओन फूड आ गया। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स में अदर एनिमल फॉर दियर फूड, है ना, ये अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंडेंट रहने वाला, मतलब डिपेंड रहने वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका, जैसे ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स अभी तुरंत बताए थे। अब देखिए इसका यहाँ पर एक ब्रीफली जल्दी से जल्दी बताने के लिए जो है ना कुछ लाइंस दिया गया जिससे कि आप ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। देखिए सबसे पहला, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इन विच इनऑर्गेनिक मैटर लाइक CO2। कहने का मतलब है कि ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, जैसे CO2, वाटर, इन सब का यूटिलाइज करके फूड बनाता है और प्रोसेस करता है। और प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा वो फूड बनता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, वो जैसे ग्रीन प्लांट में बनता है, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा। कहने का मतलब है ये ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके, हाँ, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके खाना बनाता है, वो होता है ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स कौन होता है? ऐसा न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो नॉट प्रोसेस एबिलिटी टू सिंथेसाइज, कोई भी चीज फूड बना नहीं सकता। सिंथेसाइज का मतलब बनाना, ठीक है, कोई भी चीज वो बना नहीं सकता। दियर ओन फूड, अपना खुद का फूड वो नहीं बना सकता। दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स दियर फूड सप्लाई डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एनिमल एंड फंगी। अच्छा, डायरेक्टली कहने का मतलब होता है कि आप किसी का, अच्छा डायरेक्टली कहने का मतलब है कोई, जैसे कोई ट्री है और वो फल दिया, आप उस फल को तोड़ के खा लिए, तो ये हुआ आपको इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मतलब उसको मार के खा लो सीधा सीधा, है ना, वो हो गया डायरेक्टली। तो कहने का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग अगर अपना फूड नहीं बना सकते तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स या एनिमल पे, तो वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। इतना याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो खाना बनाता है, जैसे ग्रीन प्लांट, वो होता है आपको ऑटोट्रॉप्स। इस पूरे पेज में आपको यही बताया गया था। अब सेकेंड पेज पे हम लोग चलते हैं। टोटल मेरे अंदर से कितना पेज है? 16 पेज है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। 4 चौके 16, मतलब 4 पेज करके 4 वीडियो हम लोग बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसमें भी ध्यान दीजिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब हुआ ऐसे जीव जो खुद का खाना खुद बनाए। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स, जैसे ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉप्स यूज करता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और ये बनता किससे है? तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। याद आपको बस ये और ये रखना है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि हम लोग खाते हैं, है ना, और वो खुद भी यूज करता है उसका। चलिए ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस which autotroph takes in CO2 and H2O convert into the carbohydrate present of chlorophyll sunlight in is called photosynthesis। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तुमको पता है अच्छे से। जब CO2 H2O कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आगे देखिए, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहीं भी आपको ना ये इक्वेशन दे देगा और बोल देगा ये कौन सा प्रोसेस है, यही पूछता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इक्वेशन याद रखना, 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में C6H12O6 6O2 एंड 6H2O मॉलिक्यूल बनाता है। इस चीज को याद रखना, यहाँ एरो नहीं, यहाँ एरो होना चाहिए क्योंकि O2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ का मतलब क्या हुआ? रॉ का मतलब हुआ खुला सामान। जैसे मान के चलो कि कोई कैसे बताएं, अगर तुम्हें कोई बिस्किट बनाना है तो मैदा चाहिए, है ना, तो मैदा जो हुआ वो रॉ मटेरियल हुआ, और बिस्किट जो हुआ वो
मटेरियल जो तुम बना रहे हो। रॉ मटेरियल कहने का मतलब होता है कच्चा सामान, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया होगा रॉ मटेरियल मतलब, जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनाओगे तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब चीज़ इसमें दिया गया है। अभी हम पढ़ते हैं ना, और भी चीज़ समझ में आ गया, जैसे रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ये चारों चीज़ चाहिए होता है मेनली, MAIN मेनली, ठीक है। मेनली हमें यही सब चीज़ चाहिए होता है रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए, इस बात को याद रखना। क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, CO2 क्या करता है, इंटर थ्रू द स्टमक, स्टोमेटा, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय अ प्रोडक्ट थॉट स्टमा ऑन लीफ, ठीक है। ध्यान से सुन लो, स्टोमेटा, यहाँ भी स्टोमेटा। अगर हम पूछें कि किस सेल के द्वारा रिस्पिरेशन होता है तो स्टोमेटा में किससे तो एस्टोमा नाम का एक सेल होता है जो कि रिस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। यहाँ पर हम इसीलिए ये चीज़ बता दिए क्योंकि वहाँ जाके तुम कंफ्यूज होगे थोड़ा सा जब हम रिस्पिरेशन पढ़ेंगे तब। अब यहाँ देखना CO2 कैसे इंटर करेगा, स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा, और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा तो स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होगा जो कि लीफ में होता है। तो स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ में होता है, उसी से CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, वही कह रहा है। क्लोरोफिल समझ में आया क्या, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब यहाँ पर क्लोरोफिल का प्रोसेस क्यों है, क्लोरोफिल प्लांट के पास, तो ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर पाए। अब देखो वाटर क्यों जरूरी है, तो वाटर डिसॉल्व करता है मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इनटेक करता है, एंड रूट से वो सोइल, मतलब जैसे नाइट्रोजन, डायरेक्ट नाइट्रोजन वो नहीं ले सकता तो वो पानी में मिला के ले लेता है, ऐसा समझो। इसलिए वाटर भी जरूरी होता है। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, कभी भी पूछे तुमसे कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तुमको बताना सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस करने का मतलब हुआ कि किस जगह फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट इन अ लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन अ लीफ मतलब क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कि प्लांट में होता है, और वहाँ पर आपको क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके अंदर की आपका प्रोसेस होता है, और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहीं होता है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो 11th में ही जाओगे, 11th में भी है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम के साथ साथ आपको सब चीज़ बताया जाता है, जिसमें कि आपको सब चीज़ क्लियर होता है कि क्लोरोप्लास्ट के में कहाँ पर एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस प्रोसीड होता है, वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो लाइन ही काफ़ी है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल करता है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही बताए थे हम, है ना, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पिगमेंट करता है। तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, याद रखना। अब देखिए मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब मेन इवेंट का मतलब, एक्चुअल में मेन इवेंट का मतलब होता है कि मेनली क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस जब होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, पता है क्लोरोफिल के कारण वहां पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। स्प्लिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है आपको वाटर मॉलिक्यूल को, मतलब जैसे H2O है ना, तो O अलग और H2 अलग हो जाता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के दौरान होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल। अगर तुमसे बोल दिया जाए किस प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो आराम से तुम फोटोसिंथेसिस लगा सकते हो, ठीक है। अब देखना, प्लस में स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, किसी भी चीज को दो भाग में बांटना स्प्लिटिंग कहलाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे H2 और O, तो O को अलग कर दिया, H2 को अलग कर दिया, ये हो गया ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखना, रिडक्शन ऑफ CO2 मतलब वो रिडक्शन हो गया, उसका रिड्यूस हो गया, वो किसी और के साथ मिल गया, जैसे C6H12O6 और O अलग, मतलब वही सेम चीज, ब्रेक डाउन करना, स्प्लिटिंग करना, ठीक है। तो हम फिर से पूछते हैं कि मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। CO2 किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। चलो ठीक है,
अब देखो एस्टोमेटा, एस्टोमेटा क्या, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है उसके सरफेस पे, लीफ पे, किसी भी लीफ पे छोटा छोटा छेदा छेदा जो प्रेजेंट होता है ना, टाइनी पोर्स, पोर्स मतलब छिद्र, छोटा छोटा प्रेजेंट होता है, वही आपको एस्टोमेटा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एस्टोमेटा कहलाता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? एस्टोमेटा का फंक्शन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पहले ही बता दिए कि ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करेगा, CO2 लेगा, O2 देगा। उसके बाद लॉस ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर, ट्रांसपिरेशन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। आगे भी लिखा हुआ है वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपेरेशन, ड्यूरिंग मतलब ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेशन मतलब ध्यान से सुन लो, जैसे ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ओस्मो नहीं थर्मो रेगुलेशन, मतलब हमारा जैसे हमें ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, तो हम क्या होता है, गर्मी लगने से हमारा बॉडी पसीना निकालता है। क्यों निकालता है? ताकि थर्मो रेगुलेशन के द्वारा हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ना बढ़े ना, इसीलिए हम लोग पसीना हमारा बॉडी के बाहर निकल जाता है। सेम प्रोसेस हमारे प्लांट में भी होता है। जब धूप ज़्यादा होता है तो प्लांट ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपिरेशन करना चालू कर देता है, वाटर वेपर निकलना मतलब वाटर का स्प्रे करने लगता है एस्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में, ताकि उसका जो बॉडी है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इतना ना बढ़े, वो उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो। उसके चक्कर में वो 90% वाटर जो है एटमॉस्फेयर में स्प्रे कर देता है, जिससे कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आसपास का ठंडा हो जाता है। इसीलिए तुम देखना कि गर्मी के समय में जब हम लोग प्लांट के नीचे जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। चलिए अब हम लोग इधर आते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? तो क्वेश्चन क्या करा वो तो पढ़ो। हाँ लिखल तो है, पहला परिमाण दूसरा परिमाण। चलिए ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमल पोर्स एंड, चलिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ है ना, तो ये क्लोरोप्लास्ट दो पर लिख दिया। तो ठीक है, स्टोमेटल पोर्स। चलो ठीक है भाई, ये डायग्राम थोड़ा देख लेना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक तीनों उसी के अंदर होता है। ठीक है, हम पहले ही बताए थे कि ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स में ऐसे जीव होते हैं जो कि खुद डेड कैन भी मैटर करेंगे, पैरासिटिक भी होंगे, और होलोजोइक मतलब मुंह से भी खाने वाले होंगे। ठीक है, होलोजोइक मतलब जैसे एनिमल्स लाइक सॉलिड फूड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, जैसे हम लोग चावल खाते हैं वहाँ जाके ब्रेक डाउन, सॉलिड फूड खाते हैं वो जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन मतलब पच जाता है। जैसे अमीबा और एनिमल्स हम लोग होलोजोइक हुए। ठीक है, सेप्रोफाइट डेड और डिकेई मैटर को खाएगा, जैसे फंगी, फंगी जो होता है वो मरा हुआ जीव को खाता है। ठीक है, अब देखना जैसे तुमको, अब पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब होता है पैरासाइटिक लिव इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जाके लग जाता है, या तो उसके अंदर घुस जाकर तो उसके बाहर रहेगा अपने, मतलब अब जिस पे वो रह रहा है वो उसका होस्ट हुआ। होस्ट करने का मतलब है जो उसको हेल्प करेगा, और वो धीरे धीरे उसी का न्यूट्रिशन खाने लगता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना, उस पर लग जाएगा और उसका खाना खाने लगेगा और उसको डिजीज कर देगा। ठीक है, जैसे कस्कुटा पैरासाइटिक होता है। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल याद रखना कि पैरासाइटिक का एग्जांपल कस्कुटा होता है, सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल फंगी होता है, होलोजोइक का एग्जांपल अमीबा एंड एनिमल होता है। लेकिन अगर उसी तरह तुम बोल देगा हेटेरोट्रॉप्स का एग्जांपल हो तो फंगी, ये तीनों दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल organism, food is taken up through intersurface, एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम। दो जीव के बारे में हम लोग मतलब माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि यूनिसेलर हैं, और वो अपना भोजन कैसे खा रहा है ना, किस सरफेस से खा रहा है, फूड कैसे खा रहा है। चलो जैसे अमीबा, अच्छा ये हम पहले शायद एक बार बता चुके थे मेरे अंदाज से, नहीं देखे हो तो फिर से देख लेते हैं। जैसे एक अमीबा है, यहाँ फूड है, तो अब ये साइटोप्लाज्म का इनफोल्डिंग करेगा, उसके तरफ बढ़ेगा साइटोप्लाज्म और फिर वो अंदर कर देगा, इसको बोलते हैं इंगल्फ करना। ये सूडोपोडिया के कारण
अमीबा सूडोपोडिया के कर सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है जो नहीं है लेकिन फील होता है, पोडिया पोडा मतलब पैर, तो इसके पास पैर तो नहीं है लेकिन इसको फील होता है कि मेरे पास हाथ है, पैर है और हम इसको कैप्चर कर रहे हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन इस अमीबा आगे बढ़ता है, सेल मेम्ब्रेन घेरता है और फिर इंगल्फिंग कर लेता है सेल मेम्ब्रेन का, फिर इधर से इधर जुड़ जाता है, ये अंदर की ओर घुस जाता है, अमीबा के अंदर घुस जाता है, जो भी फूड रहता है वो फूड पार्टिकल, ठीक है, फूड वैक्यूल्स बन जाता है। अब दोनों यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सूडोपोडिया, हाँ, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहले ही बोले थे हम, कैप्चर फूड, फूड को पकड़ेगा, इनटेक करेगा अपने अंदर वैक्यूल्स बना के, और डाइजेशन करेगा उसके बाद फूड का, और अनडाइजेस्टेड फूड मूव द सरफेस आउट, उसके बाद जब वो खाना पच जाएगा तो इसी तरीके से फिर से इनफोल्डिंग करके सेल मेम्ब्रेन का वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को याद रख लीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी याद रख सकते हैं, अमीबा का प्रोसेस याद रखना है, अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ रहता है कभी कभी, ठीक है। तो इस पार्ट का लास्ट पेज यही है, हम इसको पढ़ना चालू करते हैं। तो हम एक अमीबा नाम का ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ गए। पहला बात, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है। क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल। चलिए ठीक है, ऐसे तो एनिमल नहीं कह सकते, अमीबा में आपको, हाँ, अमीबा एक ऐसे समझो कि माइक्रोब्स है। क्या है? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ये सब एक ही वर्ड है, कोई अलग वर्ड नहीं है, ठीक है। अब सेकंड में हम समझते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है? देखो, पैरामीशियम एक प्रकार का जीव होता है जिसके पास सीलिया होता है। अब देखो, पैरामीशियम कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके पास छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। अच्छा, सीलिया का कॉन्सेप्ट और फ्लैजिला का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। जब एक ही साइज के छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। क्या करता है? ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को अगर जानना है, अगर हम बता रहे हैं तो ये चीज़ अगर आप लोग नोट कर लोगे कि सीलिया क्या होता है, नहीं होता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सीलिया क्या होता है? सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। ये नंबर्स में ज़्यादा मात्रा में होता है। एक और चीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। देखो, फ्लैजिला क्या होता है ना, ये किसी भी माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म के सरफेस से एक लंबा सा टेंटिकल्स टाइप का, टेंटिकल्स मतलब जैसे कि मान के चलो कि टेंटिकल्स कैसे समझा, हाँ, चींटी है, एंट है, उसका हेड पे दो निकला होता है ना मूंछ के टाइप का, वो भी टेंटिकल्स कहलाता है। उसी तरह किसी भी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म के सरफेस से अगर कोई लंबा सा प्रोजेक्शन निकला हुआ है, समझे, तो वो हेयर ये भी हेयर लाइक ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग फ्लैजिला। इसका काम क्या होता है वो सुन लो। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं करता, इसका काम होता है फूड को कैप्चर करना, फूड को पकड़ना, ठीक है। लेकिन सीलिया का काम होता है चलना फिरना, किसी चीज रॉक को पकड़ना, ये लेकिन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। याद रखना, ये सब एक साथ, कोऑर्डिनेटेड का मतलब सब एक साथ काम करेगा, ठीक है। चलो, मतलब हाँ, सब एक साथ काम करेगा, चलो ठीक है। हाँ, इनटेक, टेक इन फूड इनटेक करते ना, एट एक स्पेसिफिक स्पॉट पे, एक स्पॉट पे ये पैरामीशियम फूड इनटेक करता, मतलब फूड खाता है, यही पैरामीशियम है। पैरामीशियम का पिक्चर हम क्लास एंड होने के बाद दिखा देंगे। फिलहाल के लिए आप होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप मतलब जो मुंह से खाता है, जैसे जो जीव मुंह से खाता है उसको होलोजोइक बोलते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। होलोजोइक। अब हम समझते हैं कि कैसे खाता है। तो पहले इंजेशन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे एब्जॉर्प्शन मतलब खाने को एब्जॉर्ब कर, पच गया खाना पचने के बाद वो रक्त मतलब ब्लड वेसल्स में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद वो एसिमिलेशन करने का मतलब हो गया एनर्जी प्रोडक्शन होगा वहाँ पे सेल के पास। एब्जॉर्ब होने के बाद वो एसिमिलेट हो जाएगा सेल में और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो इजेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये जो प्रोसेस है, अब आगे के टॉपिक में हमें यही पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है। अब पढ़े, ये पढ़ने के बाद हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स,
ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, इंसान के अंदर कैसे खाना जाता है, कैसे वो खाता है। देखो, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रेजेस एलिमेंट्री कैनाल एंड डिसोशिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड। कहने का मतलब है ह्यूमन के पास एक एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब हुआ जैसे माउथ, माउथ में तुम कुछ खा रहे हो तो यही पाइप स्टमक बना है, फिर यही पाइप आगे बढ़ के क्या तुम्हारा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाद में वाया एनस बना है ना। तो कहने का मतलब है कि वहां तक एक पाइप है जो कि मुंह से लेकर एनस तक है। तो ये टोटल का टोटल को एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। एक मिनट देखो, हाँ देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है। देखो, माउथ से आया, माउथ से यही पाइप स्टमक बना, यही पाइप तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन बना, फिर यही पाइप तुमको लार्ज इंटेस्टाइन बना, यही पाइप बाद में एनस में चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये माउथ से चालू हुआ और एनस तक खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा जो एक पाइप है ना, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अभी हम चलते हैं, कहाँ एक मिनट रुकना, फोर्थ में थे ना, हाँ ठीक है भाई साहब, अब समझ में आ गया होगा अब तक में मेरे अंदर से। हाँ, तो इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब डाइजेस्टिव जूस, खाने को पचाने के लिए रस निकलता है जिसको डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। उस डाइजेस्टिव जूस को निकालने के लिए हमारा बॉडी एक जहाँ से निकलेगा ना उसको ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को। तो ये अच्छा ठीक है, ये लगा कहाँ होगा? जहाँ फूड डाइजेस्ट होगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के आसपास एसोसिएटेड होता है आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड। याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, सबसे पहले हम इनटेक ऑफ होल फूड, खाना को मुंह में रखते हैं, फिर टीथ से च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, फिर टूथ से, फिर टंग से उसको रोलिंग एंड टेस्टिंग करते हैं, फिर सलाइवा से क्या करते हैं? याद रखना, सॉलो करते हैं। एक चीज याद रखना, पुशिंग डाउन करते हैं और सिक्रीट सलाइवा एंड म्यूकस। ध्यान से सुन लो, म्यूकस जो होता है वो मेस्टिगेट करता है। कहने का मतलब है वो हमारे खाना को सलाइवरी जूसेस जो याद है ना, सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा एक एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी, जब हम खाना को चबाएंगे ज़्यादा तो वो करता क्या है वो सुन लो। जैसे हम भात लिए, कुछ भी लिए, चबा रहे हैं, चबाना जब चालू करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालेगा। सलाइवा के पास क्षमता होता है कि वो तुम्हारे मुंह के अंदर जो फूड है उसमें 80% कितना 80% कार्बोहाइड्रेट को पचा लेगा। अब जो पतले दुबले आदमी होते हैं वो खाते हैं सीधा अंदर ले जाते हैं, वो चबाते ही नहीं। अगर चबाएंगे तो सलाइवा निकलेगा, सलाइवा निकलेगा मतलब थूक, सलाइवा निकलेगा तो वो क्या करेगा, आपका जो आप जो फूड चबा रहे हो उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। जैसे ही वो चबाइएगा तो आपका जो सलाइवा है मुंह का वो क्या करेगा, 80% कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा। और जब वो 80% कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा तो वो 80% कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो आपके लिए आसान होगा, स्टमक को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, खाते हैं सीधा स्टमक में। जब वो डायरेक्ट स्टमक में चल जाएगा तो वो आपके काम आएगा ही नहीं, है ना। वो नीचे जाएगा, स्टमक में गया, स्टमक भी उतना क्षमता नहीं होता स्टमक जो कार्बोहाइड्रेट को पचा सके, बाकी सब चीज़ पचा देगा। कार्बोहाइड्रेट वो 100% नहीं पचा पाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट 100% नहीं पचा पाएगा तो मतलब जो आप खाए वो बाहर चला गया। जब जो आप खाए वो बाहर चला गया तो उसका काम कुछ नहीं रहा। इसीलिए हम इसलिए पतला दुबला आदमी बोलता हम तो खाते बहुत है सर लेकिन मोटा ही नहीं होता। उसका रीजन क्या है, तुम चबाते नहीं हो इसीलिए। ठीक है, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है सर क्यों जबरदस्ती सर माउथ फिर तीर टंग, तो समझ में आता है। याद रखो, अगर ऐसे दे दिया तो ये स्ट्रक्चर सेम आपको बनाना पड़ेगा कि माउथ से तीत में जाता है, तीत से फिर टंग में, टंग के बाद फिर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा। समझ में आया? ये आपको बनाना पड़ जाएगा, इसीलिए याद रखो, इसको याद कर लो। याद नहीं कर सकते तो 2-3 बार लिख लो ताकि पूरा क्लियर हो जाए। इनटेक ऑफ होल फूड, चूइंग, ग्राइंडिंग एंड उसके बाद यहाँ पर आपको रोलिंग एंड टेस्टिंग करेगा, फिर सॉलोइंग द सलाइवा एंड पुशिंग डाउन द फूड। पुशिंग डाउन मतलब ये इसोफेगस में हम लोग पुश कर देते हैं उसको। अब सुनो, स्टार्च शुगर में चेंज होता है सलाइवरी एमाइलेज के कारण। हम अभी ये बोले थे आपको, सलाइवा में एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का क्या लिक्विड होता है जो कि आपको स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर देता है। अब देखो इसोफेगस, इसोफेगस क्या है? पाइप है, फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप। टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ, स्टमक एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे ये हमारा एक
ईसोफेगस हुआ, पहले एसोफेगस ऐसा था, ठीक है। अब जैसे हम खाना खाए तो हमारा ईसोफेगस कुछ इस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, मतलब खाना खाना नीचे जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, याद रखना पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसी मूवमेंट को तुम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है हमारे इसोफेगस में, और तब खाना कहाँ जाता है, तो स्टमक के पास पहुंचता है, माउथ से स्टमक के पास पहुंचता है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि माउथ से स्टमक के बीच में एक पाइप है जिसका उसका नाम क्या है, तो इसोफेगस, वो कौन सा मूवमेंट करता है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है। हम बता दिए कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड मसल्स का इसोफेगस में, उसी को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हुआ सिकुड़ना, और फिर एक्सपेंशन मतलब फिर उसको फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना। देखो उसी टाइप का मूवमेंट हो रहा है ना, इसको कहते हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट। याद रखना इस चीज को, इस लाइन को भी, ठीक है। आगे स्टमक। फर्स्ट वाला हो गया, कंप्लीट है। देखिए 5 ही होता उसमें। व्हाट्सएप चलाता पता नहीं, ठीक है। चलो अब देखो तुम लोग आगे। इसोफेगस हो गया, स्टमक, इसोफेगस समझ में आ गया। अब स्टमक समझते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक होता है, याद रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, और डाइजेस्टिव मतलब गैस्ट्रिक, ठीक है। कौन कौन से जूस निकालता, तो याद रखना पेप्सिन, HCl, म्यूकस। क्या क्या निकालता है, पेप्सिन निकालता है, HCl निकालता है, म्यूकस निकालता है। गैस्ट्रिक तुमसे पूछ लिया जाए कि स्टमक के अंदर कौन सा जूस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस होता है। वो कौन सा जूस निकलता है, तो पेप्सिन निकालता है, HCl निकालता है, म्यूकस निकालता है। पेप्सिन क्या काम करता है, ध्यान से सुनो। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि उसमें, अच्छा ठीक है, क्यों फूड के मीडियम को एसिडिक बनाया जाता है स्टमक के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगी, बहुत सारी चीज़ों को वो सब मर जाएगा एसिड मीडियम में, इसीलिए एसिडिक मीडियम बना देता है। कहने का मतलब है कि HCl एसिडिक होता है और वो फूड के साथ मिल जाता है और बैक्टीरिया, वायरस को मार देता है, बस इतना समझो। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटीन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक से HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो स्टमक का लेयर के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो स्टमक का लेयर को क्या करेगा, क्या बोलेगा, रहने दो, फाड़ के अलग करने का प्रयास करेगा ना। तो उसके बीच में एक लेयर बन जाता है म्यूकस का। अब म्यूकस क्या करता है, म्यूकस अल्कली मीडियम का, म्यूकस क्या है, अल्कली, अल्कली मतलब बेस, म्यूकस क्या है, बेस मीडियम का है। अब आपको अच्छे से पता है कि HCl एसिड है, और एसिड प्लस बेस साल्ट हो जाएगा, तो एसिड जैसे ही इस बेस के साथ मिलेगा साल्ट हो जाएगा, और साल्ट कभी भी स्टमक के लाइनिंग को या स्टमक के लेयर को हानि नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए म्यूकस स्टमक के अंदर भी होता है, माउथ के अंदर भी होता है, ठीक है। चलो इस चैप्टर में अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे वीडियोज, फर्स्ट पार्ट बन गया, पार्ट 1 बन गया है, इस तरह हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी जैसे पेरिमीशियम हम बताए थे, पेरिमीशियम का सीलिया बताए थे ना, सीलिया का हम एक पिक्चर दिखा देते हैं आपको जल्दी से, 1 मिनट रुक जाओ। देखो पेरिमीशियम है, देखो सीलिया छोटा छोटा है, ये एक पेरिमीशियम है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, बताए थे। इसका आप देखो सीलिया, ये छोटा छोटा सीलिया दिख रहा है आपको, छोटा छोटा जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, ये इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो सीलिया आपको दिख रहा है, ये सब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, एक साथ मूव करता है, ठीक है। ऐसे समझना, तो ये समझो कि जो इसका पैर, इसका जैसे हम लोग का पैर होता है ना, उसी तरह पेरिमीशियम का जो पैर होगा उसको हम सीलिया बोलते हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैर होता है जो कि एक साथ काम करता है। हम अपने एक टांग को आगे और एक टांग को पीछे एक साथ कर सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं कर सकता, वो एक साथ ही मूवमेंट करेगा जो भी करेगा, ठीक है। चलो इसी के साथ अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे हम 4 और फर्स्ट वीडियो हो गया, सेकेंड
4 पार्ट में टोटल बनाएंगे। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आपको संडे तक पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।